हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानदान निकेतन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th यानी बिहार बोर्ड क्लास 10th का इतिहास का चैप्टर 3 यानी हिंद चिन्ह में राष्ट्रवादी आंदोलन, हिंद चिन्ह में राष्ट्रवादी आंदोलन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं सभी कराऊंगा। यदि आप इस वीडियो में नए आए हैं तो लास्ट तक वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करें। ठीक है, तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो हिंद चिन्ह में राष्ट्रवादी आंदोलन की बात हो रही है, ये किस क्षेत्र का बात है, ये कौन से क्षेत्र का बात है? तो आपको बता देते हैं ये किस क्षेत्र का बात है। हिंद और चिन्ह क्यों कहा गया इसको, हिंद चिन्ह क्यों कहा गया है? हिंद चिन्ह इसे इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो है हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन, हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन का क्षेत्र का बात है। यानी हिंदुस्तान और चाइना के बीच का कहानी है ये, हिंदुस्तान और चाइना यानी चीन के बीच का कहानी है, इसलिए इसको हिंद चिन्ह कहा गया, इसलिए इसको हिंद चिन्ह कहा गया। आपको हम मैप के माध्यम से बताना चाहेंगे, आपको हम मैप के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आखिर किस क्षेत्र का बात इसमें किया गया है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसका बात इस वीडियो में किया गया है। तो एक मैप हम आप सभी को दिखाते हैं, इस मैप के माध्यम से आप सभी को हम पूरे अच्छे से समझा पाएंगे। इस मैप को देखिए ध्यान से, ये वर्ल्ड मैप है, ये वर्ल्ड मैप है। ठीक है, अब इस मैप में कौन से क्षेत्र का बात किया जा रहा है? तो इस मैप का जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र यहाँ का बात किया जा रहा है ना, इस क्षेत्र का बात किया जा रहा है। यानी लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, है ना, थाईलैंड हो गया, इस क्षेत्र का बात हो रहा है। और देखिए इधर हिंदुस्तान है, उधर चीन है, और इसके बीच का ये क्षेत्र है, यानी इसी क्षेत्र का बात हो रहा है। इसीलिए ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम हिंद चिन्ह से रिलेटेड रखा गया है, हिंद चिन्ह से रिलेटेड रखा गया है। बेसिकली हुआ क्या था कि आप सभी को पता है कि फ्रांस में जब क्रांति हुई थी तो उसके बाद पूरी दुनिया में क्रांति होना शुरू हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या था कि ये जो ब्रिटिश है, ये जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश क्या किया था, इंडिया में आया था और पूरा भार जमा लिया था, पूरा धाक जमा लिया था। ब्रिटिश के अलावा इंडिया में डच भी आया था, डच भी आया था, और फ्रेंच के लोग भी आए थे, है ना, फ्रेंच भी आए थे, यानी फ्रांस के लोग भी आए थे। और कौन आए थे? पुर्तगाली भी आया था, है ना, पुर्तगीज भी आए थे। तो ये सारे लोग आए थे, ये सारे लोग आए थे। लेकिन बोलबाला किसका था? सबसे ज्यादा ब्रिटिश का, सबसे ज्यादा बोलबाला किसका था? ब्रिटिश यानी अंग्रेज का था। पुर्तगाली जो था ये गोवा तक लिमिट रह गया था, पुर्तगाली जो है गोवा तक लिमिट रह गया था। लेकिन ब्रिटिश जो है गोवा को छोड़ के पूरे भारत पर कब्जा किया था। और बीच में ये फ्रांस भी आया था, डच भी आया था। तो इनके सामने इन दोनों का चल नहीं पाया, तो डच तो मान लीजिए भाग गया, बचा कौन था? फ्रांस। तो फ्रांस को लगा कि हम लोग का दाल इंडिया में गलने वाला नहीं है, हमारा जो दाल है इंडिया में गलने वाला नहीं है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इस क्षेत्र को छोड़कर कहीं और जाना चाहिए, किसी और क्षेत्र में जाके अपना उपनिवेश बनाना चाहिए। यानी जिस तरह से ब्रिटिश इंडिया में अपना उपनिवेश बनाया था, इंडिया के लोगों को अपना गुलाम बनाया था, वैसे ही ये क्या किया था? हिंद चीन वाले क्षेत्र में चला गया, यानी वियतनाम, लाओस, है ना, इंडोनेशिया, इन क्षेत्रों में चला गया और वहां के लोगों को जाके अपना गुलाम बनाना शुरू किया था। वहां पे जाके इन्होंने, जिस तरह से ब्रिटिश हमारे इंडिया में आके अपना अपने राजनीतिक कर करके, पॉलिटिक्स खेल खेल के धीरे 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 हम इंडियंस के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, वैसे ही फ्रांस जो है कहाँ चला गया था? हिंद चीन में चला गया और यहाँ पे जाके अपना स्थापित, मतलब अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। फिर बाद में आपने देखा था कि इंडिया के बहुत सारे क्रांतिकारी आए और ब्रिटिश को भगाए थे, वैसे ही इन क्षेत्रों में भी बहुत सारे क्रांतिकारी आए और फ्रेंच के लोगों को वहां से भगाया था। तो आई होप कि कहानी आपको समझ में आ रही होगी कि कहाँ की कहानी और किस प्रकार से इस कहानी को जोड़ा गया है। ठीक है, अब इस कहानी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, लास्ट तक बने रहिएगा। यदि वीडियो को मिस कीजिएगा तो आप बहुत सारी चीजें को छोड़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें छूट जाएगी। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, कम ही लंबा वीडियो होगा, लेकिन इस चैप्टर को पूरी तरह से मैं इस वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, तो कौन से क्षेत्र का बात होगा? तो हिंदुस्तान और चीन के बीच का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों का बात हो रहा है, इसलिए इस क्षेत्र का नाम हिंद चिन्ह रखा गया। अब देखिए, चैप्टर होता है शुरू, चैप्टर होता है शुरू। चैप्टर क्या है?
तो हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। अब आपको समझना है, अब आपको समझना है हिंद चीन का क्या अर्थ है। तो जो चीज हम आपको समझाने की कोशिश की वही है, एक बार देख लेते हैं। हिंद चीन एक भौगोलिक और राजनीतिक शब्द है जिसका अर्थ है ना, जिसका प्रयोग दक्षिण पूर्व एशिया के उस क्षेत्र के लिए किया जाता है जो फ्रांस के उपनिवेश में थे। हम बताए थे ना कि हिंद चीन में किसका उपनिवेश था, फ्रांस का उपनिवेश था। कौन सा क्षेत्र, तो दक्षिण पूर्व भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। यानी देखिए फिर से समझिए, दक्षिण पूर्व एशिया क्यों कहा गया, तो देखिए ये रहा एशिया, ये है एशिया, है ना, यहाँ तक ये सब क्या है, एशिया वाला क्षेत्र है, ये सब क्या है, एशिया का क्षेत्र है। तो दक्षिण नीचे होता है और पूर्व इधर पैसिफिक ओशियन की तरफ, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम क्या रख दिया, दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, तो देखिए समझिए कि उस क्षेत्र के लिए किया जाता है जिन क्षेत्रों में किसका उपनिवेश हुआ करता था, फ्रांस का उपनिवेश होता है। हिंद चीन का देखिए, हिंद चीन में 3 देश आते थे। कौन कौन से देश, तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। कौन कौन सा देश आता था, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ठीक है, ये क्षेत्र फ्रांसीसी उपनिवेश था, यानी इन क्षेत्रों में किसका अधिकार हुआ करता था, फ्रांस का अधिकार हुआ करता था। आगे देखिए, इन क्षेत्रों में किसका अधिकार था, तो फ्रांस का अधिकार था। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि राष्ट्रवादी आंदोलन का केंद्र कहां था, वियतनाम था। यानी वियतनाम से ही राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुआ था इन क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है ना, कि इन क्षेत्रों में किसका अधिकार हुआ करता था, तो फ्रांस का अधिकार हुआ करता था। कौन कौन से देश इन क्षेत्रों में आते थे, तो 3 देश आते थे, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ये दोनों पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भी याद रखना कि राष्ट्रवादी केंद्र कौन सा था, तो वियतनाम था। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है कि फ्रांसीसी उपनिवेश नीति, यानी इनकी पॉलिसी क्या हुआ करती थी। तो देखिए, फ्रांसीसी उपनिवेश नीति इस प्रकार था, किस प्रकार था, तो संसाधनों का शोषण करते थे, यानी बहुत ज्यादा भरपूर इन क्षेत्रों में जो संसाधन हुआ करते थे। देखिए ब्रिटिश भारत क्यों आया था, क्योंकि हमारे भारत में बहुत ज्यादा संसाधन हुआ करता था। उन संसाधनों का प्रयोग कर करके नए नए संसाधन बना के ये लोग क्या करते थे, मुनाफा कमाते थे। उसी प्रकार से फ्रांस के लोग हिंद चीन वाले क्षेत्र में जाकर के वहां के संसाधनों का भरपूर प्रयोग कर करके उनसे मुनाफा कमाते थे। ठीक है, अब देखिए दूसरा कारण, फ्रांसीसी भाषा एवं संस्कृति को थोपना। धीरे धीरे वहां के लोगों को भी इन्होंने अपना भाषा सिखाया। जिस प्रकार इंडिया में ब्रिटिश ने इंग्लिश सिखा के गया, वैसे ही ये लोग फ्रेंच सिखा के वहां से जा रहे थे और अपने संस्कृति को वहां चला रहे थे। अभी देखिए इंडिया के लोग इतने रईस रईस कैसे है, तो ब्रिटिश का देन है। पहले इंडिया के लोग धोती कुर्ता वगैरह पहनते थे, लेकिन ब्रिटिश की वजह से यहाँ के लोग बहुत ज्यादा रईस हो चुके हैं और देख ही रहे हैं कि किस प्रकार का कपड़ा पहनते हैं। अब देखिए, रेलवे का निर्माण किया, सड़क का निर्माण किया, खादान का विकास किया, किसके लिए, तो अपने हित में, केवल अपने हित में, अपने फायदे के लिए ही ये सब चीज करते थे। क्योंकि इन्हें ट्रांसपोर्ट करना होता था एक जगह से दूसरी जगह, तो रोड भी रहना चाहिए, ट्रेन भी रहना चाहिए, खादान भी विकास करता था ताकि अंदर से कोयला वगैरह निकाल सके, खजाना वगैरह निकाल सके, है ना, मिनरल्स वगैरह निकाल सके। चौथा जो नीति था इसका, शिक्षा नीति से वियतनामी संस्कृति का दमन हो गया। यानी ये अपना शिक्षा नीति वहां लागू कर दिया और वियतनाम से, मतलब उन क्षेत्रों का जो अपना संस्कृति हुआ करता था, अपना भाषा हुआ करता था, अपना शिक्षा हुआ करता था, उन सभी को इन्होंने क्या किया था, दमन कर दिया था, समाप्त कर दिया था और उन क्षेत्रों में अपने भाषा को डेवलप कर दिया था। कौन, फ्रांस ने। तो ये सब नीति था, फ्रांसीसी नीति था। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ। यानी ऐसा क्या क्या बात हुई कि उन क्षेत्रों में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। यानी देखिए, जब बहुत ज्यादा हम लोग सताए जाते हैं किसी के थ्रू, तो धीरे धीरे हमारे मन में उसके प्रति घृणा आती है और उसे भगाने के लिए हमारे मन में कुछ ना कुछ बातें उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। जैसे इंडियंस में हुआ था, वैसे ही इन क्षेत्रों के लोगों में भी हुआ था। तो देखिए कैसे हुआ था, फ्रांसीसी दमन के खिलाफ वियतनामी जनता में जागरूकता आई। यानी कुछ ऐसे नेता आए होंगे जो वहां के जनता को क्या किए होंगे, जागरूक किए होंगे, है ना। क्या आई, तो जागरूकता आई। इसके मुख्य नेता कौन थे, तो ये सभी नेता थे, अभी देखेंगे हम लोग। इस प्रकार थे, कौन कौन, पहला फान बोई चाऊ। देखिए उन क्षेत्रों में नाम अलग अलग आएगा, अजीब अजीब नाम आएगा, जल्दी आपको याद होने की याद भी नहीं होगा, संभावना नहीं है जल्दी। तो फान बोई चाऊ क्या था, तो वियतनाम रिस्टोरेशन सोसाइटी का स्थापना किया था, है ना। फान चाओ त्रिन, ये कौन थे, तो सुधारवादी विचारक थे। होची मिन कौन थे, ये बहुत फेमस है, क्रांतिकारी थे और राष्ट्र नायक थे, क्रांतिकारी थे होची मिन।
है ना। तो इन क्षेत्रों में राष्ट्रवाद राष्ट्रीयता का जन्म किसने किया था? यही तीनों लोगों ने किया था। कौन कौन? तो फान बोई चाउ, फान चाउ त्रिन और होचिमिन, इन सभी का नाम याद रखना है आप सभी को। तो इन सभी के वजह से वियतनाम में यानी इन क्षेत्रों में, हिंद चीन वाले क्षेत्रों में लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना आई थी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है वियत मिन आंदोलन। एक आंदोलन हुआ था जिस तरह से भारत में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, स्वराज आंदोलन, है ना, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, वैसे ही इन क्षेत्रों में भी आंदोलन हुआ था। तो क्या था? वियत मिन आंदोलन। कब हुआ था? 1941 ईस्वी में। 1941 ईस्वी में किसके द्वारा? तो होची मिन के द्वारा वियत मिन संगठन की स्थापना की गई, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापानी और फ्रांसीसी ताकतों से लड़ाई हुई। किससे किससे लड़ाई हुआ था? तो फ्रांस से हुआ था और जापान से हुआ था। कौन? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। 1945 में उत्तर वियतनाम स्वतंत्रता की घोषणा की। 1945 में लड़ाई के बाद उन क्षेत्रों में जो फ्रेंच लोग रहते थे, जो जापानीज लोग रहते थे, उन्हें वहां से भगा दिया गया और उन क्षेत्रों को, उत्तर वियतनाम को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया कि अब हम लोग स्वतंत्र हैं, अब हम फ्रांस के अधीन नहीं है। 1954 में बियन वियन फू, है ना, युद्ध हुई। इसमें फ्रांसीसी सेनाओं की हार हुई, है ना। 54 में भी हुआ, यानी जो अति करता है उसका अंत होता है। तो फ्रांस भी अति कर रहा था तो अंत हुआ, हमारे इंडिया में ब्रिटिश अति कर रहा था तो उसका भी अंत हुआ, है ना। हर किसी का अंत होता है। तो क्या हुआ था? युद्ध हुआ था 1954 ईस्वी में जिसमें फ्रांस की हार हो गई थी। यानी इन क्षेत्रों में भी अब किसका अधिकार होने लगा? तो वियतनाम का अधिकार होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट, जेनेवा समझौता का वर्णन करना। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेनेवा समझौता, ठीक है। तो जेनेवा समझौता 1954 में फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ एक समझौता था। यानी फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था, ठीक है, जो वियतनाम युद्ध को समाप्त करने के लिए किया गया था। यानी इस संधि को इसलिए किया गया था ताकि जो वियतनाम में युद्ध हो रहा था उस युद्ध को समाप्त कर दिया जाए। यानी मित्रता करके, मतलब फ्रांस को और वहां के लोगों को भी लगा कि लड़ाई झगड़ा करने से कुछ होने वाला नहीं है, एक काम करते हैं हम लोग मित्रता कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। इस समझौते के अनुसार वियतनाम को अस्थायी रूप से दो भागों में बांट दिया गया। अस्थायी रूप से यानी फिक्स नहीं किया था, है ना, टेम्पोररी दो भागों में बांट दिया था, उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का था और दक्षिणी अमेरिका के समर्थक थे। अगला है फ्रांसीसी सेनाएं के बारे में। फ्रांसीसी सेनाएं क्या हो गई? वापस बुला ली गई, यानी फ्रांस चले गए और 1956 में चुनाव कराने की योजना बनाई गई जो बाद में नहीं हो सकी। यानी फ्रांस, जेनेवा समझौता में फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ जिसमें क्या हुआ था, युद्ध को समाप्त करने की बात की गई थी और क्या हुआ था कि वियतनाम को टेम्पोररी रूप से दो भागों में बांट दिया गया था, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी अमेरिका के लोग कम्युनिस्ट पार्टी को फॉलो करते थे और दक्षिणी के लोग अमेरिका को फॉलो करते थे, यानी पूंजीवादी को सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिकी हस्तक्षेप और वियतनाम युद्ध। हस्तक्षेप होगा, बीच में छेड़छाड़ होगा तो युद्ध होगा, वैसे ही अमेरिका ने हस्तक्षेप किया तो युद्ध हुआ। अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम को समर्थन किया। अभी हम लोग पढ़े थे कि उत्तर वाले लोग कम्युनिस्ट थे और दक्षिण वाले लोग अमेरिका को फॉलो करते थे। तो जिसको अमेरिका को जो फॉलो करता था उसका इन्होंने सपोर्ट किया था, है ना। इसमें वियतकांग और अमेरिका के बीच लंबा युद्ध चला और आखिरकार 1975 में अमेरिका की हार हुई, यानी उत्तरी वियतनाम की जीत हो गई और वियतनाम का एकीकरण हुआ। और अब क्या हुआ, दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम को एक कर दिया गया, है ना, एकीकरण हो गया। अब इसका परिणाम क्या क्या हुआ? तो उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष का उदाहरण है ये, उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष का उदाहरण है ना, हिंद चीन का जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ था। शिक्षा, संस्कृति और दमन से राष्ट्रवाद मजबूत हुआ। शिक्षा से, संस्कृति से और दमन के कारण, दमन यानी फ्रांस को भगाने के कारण इन क्षेत्रों का जो अपना पॉलिटिक्स था, अपना संस्कृति था, अपना कल्चर था, ये क्या हो गया, मजबूत हो गया। और विकास और आधुनिक के नाम पर शोषण स्पष्ट हुआ। विकास और आधुनिक के नाम पर शोषण क्या हो गया, समाप्त होता गया। मतलब जिस प्रकार से विकास के नाम पर सिर्फ शोषण किया जाता था लोगों का,
अब क्या हुआ, ये सब चीज क्लियर हो गया था कि ये फ्रांस वाले लोग आखिर आए क्यों थे। और होची मिन जैसे नेता वैश्विक क्रांतिकारी बनकर उभरे। और होची मिन को कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है होची मिन को, बहुत ही बड़े क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चैप्टर होता है समाप्त। यानी इस चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सब मैंने इस चैप्टर में बता दिया है। आप सभी लोग अगर लास्ट तक बने हैं तो आपको कंफर्म पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में क्या क्या है। अब इस चैप्टर का जो दूसरा वीडियो आएगा प्रश्न उत्तर से संबंधित आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग एक कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।